नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर EFM सब्जेक्ट से आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। हमने अभी तक 2 वीडियो देखे हैं जिसमें हमने मुद्रा का वर्गीकरण देखा है। आज इसी कड़ी में ये तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। हम इस वीडियो में मुद्रा के जो आधुनिक वर्गीकरण है, हमने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा है कि मुद्रा को 2 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला मुद्रा का परंपरागत वर्गीकरण तथा दूसरा मुद्रा का आधुनिक वर्गीकरण। मुद्रा के जो परंपरागत वर्गीकरण थे उसको हमने पुनः प्रकृति के आधार पे, वैज्ञानिकता के आधार पे तथा भौतिक स्वरूप के आधार पे वर्गीकरण किया था, वो हम देख चुके हैं। आज का इस वीडियो में हमारा जो फोकस है वो मुद्रा के मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मुद्रा के आधुनिक वर्गीकरण पे रहेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रा का जो वर्गीकरण है आधुनिक वर्गीकरण में, उसमें सबसे पहले आ रहा है आपका सामान्य मुद्रा। देखिए, वर्तमान समय में जो नोट और सिक्के जो चलन में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सामान्य मुद्रा कहलाती है। दूसरा जो वर्गीकरण है वह है बैंक मुद्रा। देखिए, स्वतंत्रता के बाद में बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधार किए गए, जिसमें RBI का नेशनलाइजेशन हो 1949 में। उसके बाद में 14 बैंक्स का जो नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। देन आफ्टर 6 बैंक्स का और नेशनलाइजेशन हुआ 1980s में। उसके बाद में 1991 में जब भारत ने अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोल दी, जब LPG एरा जो एरा है जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो निजीकरण का, उदारीकरण का, वैश्वीकरण का जो दौर स्टार्ट किया मनमोहन सिंह जी ने PV नरसिंह राव की सरकार के समय, तो उसके फलस्वरूप भारत में निजी बैंकों को वापस लाइसेंस देना स्टार्ट किया, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारी बैंकें को लाइसेंस मिला। उसके बाद में हमने देखा 2015 के बाद में भी कुछ और बैंकों को लाइसेंस दिए गए, जिसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक ये शामिल हैं। तो धीरे धीरे बैंकिंग जो सिस्टम है उसको सुदृढ़ किया गया, RBI के पावर्स बढ़ाए गए, और जैसे जैसे लोगों का विश्वास बढ़ा वैसे वैसे आजकल जो सामान्य जो लेन देन होते हैं उसमें बैंक मुद्रा का बड़ा महत्व होने लग गया। बैंक सुदृढ़ हुए, तकनीक रूप से काबिल हुए कंप्यूटर युग के बाद में, तो जिसके कारण से आजकल वर्तमान में हम देखते हैं कि पैसे ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं उसमें हम चेक, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन भी हम बैंक के सिस्टम से RTGS, नेफ्ट लगा के कर देते हैं। तो ये बैंक मुद्रा के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदते हैं और उसके बदले उसको चेक दे रहे हैं, उसको आप ATM से पैसा दे रहे हैं, तो ये बैंक मुद्रा में शामिल होता है, क्योंकि इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि चाहे ATM हुआ, चाहे नेफ्ट हमने लगाया, चाहे हमने RTGS लगाया, इसमें हमने इंटरनेट बैंकिंग का यूज किया है, तो इसको हम मुद्रा भी कहते हैं। लेकिन ये सब बैंक मुद्रा का ही पार्ट है, जिसमें बैंकों के विकास के कारण से, बैंकों के तकनीकी स्ट्रांग होने के कारण से ये चीज़ें संभव हुई है। तो आधुनिक वर्गीकरण में सामान्य मुद्रा जो हम लेन देन में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे रुपीज़ और जो सिक्के हैं, और बैंक मुद्रा जिसमें हम बैंक के माध्यम से पैसों का या भुगतान ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें आपको फिजिकली जो मुद्रा है उसका प्रयोग नहीं करना पड़ रहा, तो बैंक मुद्रा में आती है। अब इसी का ही एक तीसरा जो वर्गीकरण है, एक टोटली इनसे हटके है, वो है उच्च शक्ति मुद्रा। एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपका उच्च शक्ति मुद्रा, ये मनी सप्लाई का पार्ट है, जो मुद्रा की पूर्ति होती है वहाँ से लिया होता है, लेकिन फिर भी यहाँ वर्गीकरण में इसको हम शामिल करते हैं। तो देखते हैं उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं। देखिए, उच्च शक्ति मुद्रा के कई और भी नाम हैं, जिनमें से एक प्रमुख नाम है कि इसको मॉनेटरी बेस या मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। ये मौद्रिक आधार आपको बताता है कि RBI ने कुल कितने दायित्व बकाए हैं, या RBI के कुल कितने दायित्व हैं। दायित्व का मतलब कि देश में जो सरकार है
और जो केंद्रीय बैंक जो स्वयं आरबीआई है, उन्होंने कितने करेंसी को उत्पन्न किया है, कितनी करेंसी देश के सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा उत्पन्न की जाती है। अब आपके यहाँ पे मन में डाउट आ रहा होगा, तो उसको मैं यही क्लियर कर देता हूँ कि भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्के जितने भी हैं वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, मतलब भारत सरकार जारी कर रही है। जबकि 2 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं उन सबको आरबीआई जारी करती है। और इसीलिए आप देखोगे कि 1 रुपये के नोट पे आपको जो साइन मिलेंगे, आप चेक कीजिए, ये आपके लिए असाइनमेंट भी है कि 1 रुपये के नोट पे किसके साइन है। तो वहाँ पे आपको वित्त सचिव के साइन मिलेंगे, बाकी अन्य नोटों पे आपको आरबीआई गवर्नर के साइन मिलेंगे। तो भारत में 1 रुपये का नोट तथा सिक्के जिनका कि टोटल जो सर्कुलेशन में मनी उनमें बहुत कम हिस्सा है वो तो भारत सरकार जारी करती है, बाकी जो मेन जो कंट्रोल है वो आरबीआई के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं उच्च शक्ति मुद्रा की, तो हम दोनों ही तरह की जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं तथा आरबीआई द्वारा जो निर्गमित की गई है उन दोनों को हम शामिल करते हैं। ये उच्च शक्ति मुद्रा ही होती है जो कि पूरे सिस्टम में जो मॉनेटरी जो मुद्रा का भाव है उसको नियंत्रित करती है, उसको फैलाती है। जब कभी भी महंगाई बढ़ती है या जब कभी भी हमको ग्रोथ बढ़ानी होती है तो उच्च शक्ति मुद्रा का बहुत सारा प्रयोग किया जाता है। अब उच्च शक्ति मुद्रा में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं उसको हम देख लेते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा को आप यहाँ देख सकते हैं H या M0 से डिनोट किया जाता है। इसका जो संकेत है वो H फॉर हाई पावर्ड मनी, और मनी सप्लाई में इसको M0 कहा जाता है क्योंकि ये बेस मनी यहीं से आगे से इसके आगे से ही फिर मनी सप्लाई के दूसरे जो कंपोनेंट है वो बनते हैं। तो M0 में जो हम शामिल करते हैं वो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं दोनों को ले रहा हूँ। उसमें आपका आएगा C+R+OD या C+R+ER। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। C का मतलब है करेंसी या नोट कॉइन्स जो जनता के हाथ में है, जो पैसा आपके घर में पड़ा हुआ है, जो मार्केट में घूम रहा वो नहीं, जो पैसा आपके घर में पड़ा हुआ है रिजर्व के रूप में। जैसे आपकी जेब में तो 500 रुपये हैं जो कि आप शायद बाज़ार में खर्च के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपये आपके घर में पड़े हैं। तो जो पड़ा हुआ पैसा है वो जो करेंसी जो पब्लिक के हैंड में है वो। दूसरा, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। आरबीआई के नियमों के तहत कुछ मनी बैंक्स को अपने पास हमेशा रखनी पड़ती है, कुछ पैसा आरबीआई के पास भी रखना पड़ता है। तो ये जो कैश रिजर्व्स होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। इसके अलावा जो ईआर है, ईआर मतलब एक्स्ट्रा रिजर्व, जितना जमा करना वैधानिक रूप में अनिवार्य होता है बैंक के लिए, उसके अलावा भी बैंक कई बार उनके पास सरप्लस पड़ा रहता है तो वो ईआर में आ जाता है। और जो ऊपर ओडी है, ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट मतलब कोई विदेशी प्रतिभूतियाँ जमा है, कोई विदेशी फंड जमा हैं या किसी नाबार्ड के इनके अलग अलग बैंक उनके पैसे जमा है, तो ये अदर डिपॉजिट में जब हम तीनों को शामिल कर लेते हैं तो हमको बेस मुद्रा या मॉनेटरी बेस मिलता है जो कि आगे मुद्रा की साख निर्माण में आवश्यक होता है। तो उच्च शक्ति मुद्रा वह मुद्रा होती है जो कि के आरबीआई की देयताओं को दर्शाती है, जो कि मुद्रा की पूर्ति का आधार तय करती है, जो कि सरकार तथा आरबीआई द्वारा जारी गई कुल मुद्राओं को इंगित करती है। और इसका फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब 1-2 नंबर में आपके कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी हम जिक्र कर रहे हैं कि प्रादिष्ट पत्र मुद्रा क्या होती है। देखिए, जो पत्र मुद्रा है उसी का एक रूप है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कई बार किसी देश के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके सामने फंड की कमी आ जाती है, जैसे भीषण अकाल पड़ गया हो, कोई आर्थिक मंदी का दौर चल रहा हो, तो सरकार को देश को बचाने के लिए, रोजगार को सृजन करने के लिए, मांग को बरकरार रखने के लिए उसको फंड की आवश्यकता होती है। और उस फंड के लिए उनके पास खजाना या उनके पास रखने के लिए कोई सोना चांदी नहीं होता। तो जब आपातकाल के समय में, जब गंभीर स्थितियों के समय में, जब किसी देश की सरकार खर्च के लिए
जो खर्च तो कर ही रही है ताकि मांग बनी रहे, लेकिन खर्च के लिए जो पैसा है उसको जारी करने के लिए उनके पास आधार नहीं होता, या बिना किसी सिक्योरिटी के जब सरकार पैसा लेती है और मुद्रा का निर्गमन करती है तो ऐसी मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि ये मुद्रा एक अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा होती है जिसके पीछे, जिसको जारी करने के पीछे किसी भी तरह का कोष नहीं रखा जाता, इसीलिए इसमें परिवर्तनशीलता का गुण नहीं पाया जाता। न तो ये परिवर्तनशील होती है, नहीं इसके पीछे कोई कोष रखा जाता है, और इसको इसलिए जारी किया जाता है ताकि सरकार को फंड मिले। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम होता है कि देश में महंगाई का स्तर काफ़ी अधिक हो जाता है, इसलिए प्रादिष्ट पत्र मुद्रा को जारी करते वक्त सावधानियां रखनी चाहिए और केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने मुद्रा के आधुनिक वर्गीकरण देखा, उसके साथ साथ प्रादिष्ट पत्र मुद्रा क्या होती है इसके बारे में भी हमने देखा। धन्यवाद।